ये अब हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र कक्षा 12 का। तो साथियों जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर में शुक्राणुजनन किन नलिकाओं में होता है? शुक्रजनन यानी कि स्पर्म का बनना, यानी स्पर्म का बनना यानी शुक्राणु का बनना कहाँ होता है? तो शुक्राणु का बनते शुक्र नलिका में बनते। लेडी कोशिकाएं क्या होती है? तो ये लेडी कोशिकाएं होती है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लेडी कोशिकाएं मनुष्य के टेस्टिस में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के टेस्टिस में पाई जाती हैं लेडी कोशिकाएं। साठ वाली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? तो ये भी वृषण में उपस्थित होती हैं, वृषण में। यदि प्रश्न में शुक्रवाहिनी को काट दें तो क्या होगा? तो अगर शुक्रवाहिनी को काट दें तो शुक्र नहीं, तो शुक्र कहाँ? शुक्र नहीं निकलेंगे। शुक्रवीर में शुक्राणु नहीं होंगे। जो शुक्राणु काट देंगे, शुक्राणु का मनुष्य में मूत्र मार्ग से निकलता है, वीर और मूत्र दोनों निकलते हैं। नरजनन अंग से संबंधित ग्रंथि है, तो नरजनन अंग से ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि है। काउपर की ग्रंथि का अन्य नाम है, काउपर ग्रंथि का नाम है बाल्बोयूरेथल ग्रंथि। यदि काउपर ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या होगा? काउपर ग्रंथि को हटा दिया जाए तो शुक्राणु की अम्लता नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाए? प्रभावित होंगे, शुक्राणु होंगे प्रभावित। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। निम्नलिखित कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का शुक्रवाहिनी नहीं है, पुरुष में पाई जाती शुक्रवाहिनी। बाह्य मादा जनन अंगों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो भाग कहते हैं। बाह्य मादा जनन अंगों को सम्मिलित रूप से भाग कहते हैं। किस रचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण करता है? तो वो होता है नरा। नरा को कहते हैं ओवल। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है, तो भ्रूण का परिवर्तन भ्रूण में होगा, गर्भाशय में होगा। सीधी सीधी बात, बच्चा कहाँ होता है? गर्भाशय में। अंडवाहिनी में रोमाभिकीप उपस्थित अंगुली नमोभारों को क्या कहा जाता है? तो फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी उंगली जैसे भार होते हैं इसमें। अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भावस्था में खुलता है? तो अंडवाहिनी का संकीर्ण पथ, जो सकरा हुआ सिरा होता है, वो खुलता है। योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो योनि के द्वार पर बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये मादा जनन अंग का योनि द्वार है। योनि के द्वार पर बर्थोलिन ग्रंथियां जो योनि को चिकना बनाए रखती हैं। स्तन ग्रंथि में उपस्थित पालका में स्थित दुग्ध ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो स्तन ग्रंथि को कूपकाएं कहा जाता है। इनमें कूपकाएं पाई जाती हैं। स्त्रियों में रुधिर स्राव चक्र को विराम अवस्था या समाप्ति को क्या कहेंगे? तो इसे रजो निर्वृत्ति कहेंगे। एमसी को बोला जाता है रजो निर्वृत्ति। मनुष्य में 28 दिन का एमसी में अंडोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन अंडा निकलता है। 14वें दिन भी बच्चा पैदा होने की प्रबल संभावना होती है। एमसी चलने के 14 दिन बाद प्रबल संभावना होती है। बस अंडोत्सर्ग की प्रवस्था की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 15 से 28 दिन। अब संक्रामक रोग वाला चैप्टर देखेंगे हम। संक्रामक रोग का संक्रमण किनके द्वारा फैलता है? तो ये सभी के द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग बचने के उपाय हैं, ये सभी हैं। पृथक करना, निसंक्रमण, टीका लगवाने, सभी हैं। रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये निसंक्रमण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक निसंक्रामक है? नहीं है, तो वो है आपका सूखी गर्म हवा। निसंक्रामक तो है, लेकिन इनकी अपेक्षा बहुत कम है। 6 रोगों का रोगाणु कारक है, तो जीवाणु है। 6 यानी टीबी। हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? तो विब्रियो कॉलेरी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? तो ये टाइफाइड है। टाइफाइड है ये, टाइफाइड यानी मोती झरा कहते हैं टाइफाइड को। मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग,
तो हैजा फैलता है मक्खियों द्वारा। TABT के कारण से प्रशिक्षण प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 3 वर्ष तक रहता है। टाइफाइड रोगी के रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो हल्का सा पाच देना चाहिए। मलेरिया रोग फैलता है तो मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया। निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सर्वाधिक खतरनाक है? तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस पीलिया बी वाला सबसे अधिक खतरनाक है। हेपेटाइटिस को हम पीलिया भी कहते हैं। पाश्चरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग, जो पाश्चरेला पेस्टिस है, इससे प्लेग रोग फैलता है। पाश्चरेला, पास से प्लेग, और ये चूहों द्वारा फैलता है प्लेग रोग। प्लेग रोग फैलता है चूहे द्वारा। कुष्ठ रोग किस जीवाणु का होता है? तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा, बी सही है। रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है? तो रेबीज में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जो पानी से डरने लगता है। रेबीज किस जानवर को होता है? तो कुत्ता बिल्ली, कुत्ते के काटने से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर से। डेंगू जिस मच्छर के नाम में डाय आएगा उसी मच्छर के काट से डेंगू होगा, एडीज एजिप्टी। गंदी वस्तु में रहने वाले लोग पर्याय वंचित रहते हैं, तो सभी स्वास्थ्य सुविधा अच्छे घर से, क्योंकि गंदी वस्तु गंदे होते हैं। गंदी वस्तुओं का लक्षण क्या है? ये सभी है। निम्न आर्थिक निवास गतिशीलता, गंदी वस्तु में गरीब लोग रहते हैं। गंदी वस्तुओं की उत्पत्ति को उत्तरदायी कारण है, तो ये सभी निर्धनता। भौतिक साधनों का सर्वाधिक अभाव होता है, तो बहुत गंदी वस्तुओं में नहीं होता है। सभी साधन नहीं होते हैं, अभाव होता है यहाँ पर। निम्न में से क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वर्षा नहीं है, बाकी सभी हैं। निम्न में से क्या गंदी वस्तुओं में होने वाली हानि नहीं है? तो वह स्वास्थ्य सुविधा। गंदी वस्तुओं में होने वाली हानि नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा। गंदी वस्तु में उत्पन्न प्रमुख समस्या है, तो ये सभी होंगे समस्या। गंदी वस्तुओं का हानिकर है जन स्वास्थ्य के लिए। गंदी वस्तुओं का समस्या का समाधान है उपरोक्त सभी। गंदी वस्तुओं में नगर पालिका क्या कर्तव्य है? तो सभी कर्तव्य है। जल की निकासी को उचित व्यवस्था, ये सभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अंतर्गत गंदी वस्तुओं की योजनाओं के लिए कितना अनुदान दिया गया? तो 19 करोड़ दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में गंदी वस्तुओं को हटाकर नए आवास बनाने का प्रावधान किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में गंदे आवास को हटाकर नया बनाने की कोशिश की गई। चेतन पदार्थ है कई प्रभावकारी उद्दीपन और अंतःक्रिया क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण की है। ये कथन किसका? तो इलियट का। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बताया गया है। वैसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें 4 भागों में बताया गया है। अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या है? तो अभौतिक ये सभी हैं। रीति रिवाज, धर्म, कानून, ये सभी याद अभौतिक पर्यावरण। पर्यावरण पर जनजीवन प्रभाव देखा जा, सीधे प्रभाव देखा जाता है, प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। जनसंख्या की घनत्व पर, जनसंख्या घनत्व पर सीधे प्रभाव देता है। सभ्यता के विकास तथा पतन भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसने कहा? तो जूलियस हग्जले ने कहा है। किसने कहा? हग्जले ने कहा। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित करते हैं, तो वो जल को प्रदूषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता? तो मलेरिया मच्छर से होता है। जल प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उपरोक्त सभी नहीं है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग का उपकरण क्या है? तो वायु प्रदूषण। पर्यावरण में कितने डेसिबल अधिक तीव्रता से ध्वनि का होना प्रदूषण कहलाता है? तो ये रहता है 85 डेसिबल से। प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण नहीं है, तो प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण नहीं। मनोरंजन के साधन ध्वनि प्रदूषण का कारण है, ये सभी। निम्न में से ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित उपाय है, तो ये सभी। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता घटती है। पर्यावरण रक्षा के लिए हमें उपरोक्त सभी पेड़ लगाने चाहिए, वैकल्पिक ढूंढने चाहिए, ये सभी। ये आपका उत्तर हो जाएगा।